नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम साथियों। डागुर ऑनलाइन एकेडमी में आप सबका एक बार फिर से जोरदार स्वागत है। इतिहास विषय की तरफ से मैं अंकुर सिंह डागुर। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हम लोग चर्चा कर रहे थे सिंधु घाटी सभ्यताओं की, जहां पर हम लोगों ने सामाजिक जीवन की बात की, आर्थिक जीवन की बात की। हम लोगों ने जाना कि इन लोगों ने कौन कौन सी फसलों को उगाया होगा, गेहूँ उगाया, बाजरा उगाया, सरसों उगाया, ठीक है ना। फिर हम लोगों ने देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो पूर्वी टीले के अंतर्गत और पश्चिमी टीला, इन दोनों में लोग बसे हुए थे। और जिसमें पूर्वी टीला जो था वो थोड़ा सा निचाई पर था और पश्चिमी टीला थोड़ा सा ऊंचाई पर था। पूर्वी टीले पर जो लोग थे वो जन सामान्य वर्ग वहाँ पर निवास करता था और पश्चिमी टीले के जो लोग थे वहाँ पर प्रशासनिक वर्ग निवास करता रहा होगा। वहाँ तक हम लोग बात कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास जो है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की, उसको हम लोग वापस से आज कंप्लीट करते हैं। तो आर्थिक जीवन की हम लोग बात कर चुके थे। अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन की। किसकी बात करेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन की। तो हिंदू समाज की तरह हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था वो भी 4 वर्गों में बटा हुआ था। एक वर्ग था विद्वान वर्ग, जिसके अंतर्गत पुरोहित और ज्योतिषी शामिल थे। एक वर्ग था योद्धा वर्ग, जिसको हम लोग बाद का क्षत्रिय वर्ग भी कह सकते हैं, वो शामिल था। एक वर्ग था व्यापारी, जिसमें कारीगर और शिल्पी शामिल थे। और एक वर्ग था श्रमिक वर्ग। क्लियर? ये 4 तरीके के वर्ग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसकी परिकल्पना बाद में हमको देखने को मिलती है। यही विद्वान वर्ग आगे जाकर के क्या बन गया? ब्राह्मण बन गया। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत ब्राह्मण का उल्लेख नहीं है। यही योद्धा वर्ग बाद में जाकर के क्या बन गया? क्षत्रिय। यही व्यापारी वर्ग आगे जाकर क्या बन गया? वैश्य। और यही श्रमिक वर्ग आगे जाकर के क्या बन गया? शूद्र। इतनी सी बात आप लोगों के दिमाग में आई या नहीं आई? क्लियर? तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में वैदिक सभ्यता में जब हम देखेंगे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों का विभाजन इसके बाद हमको देखने को मिलता है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में हमको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इस टाइप की कोई भी अवधारणा देखने को नहीं मिलती। क्लियर? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो कितने भागों में बटा हुआ था? 4 भागों में। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। पूछा गया सवाल और पूछा भी जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था? 4 वर्गों में। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत पशुपालन की। किसकी बात करेंगे? पशुपालन की। आप लोगों में से ज्यादातर लोगों ने शायद मोहनजोदड़ो मूवी देखी होगी। उस मोहनजोदड़ो मूवी में आप बार बार एक चीज देखोगे, एक सींग वाला गेंडा बार बार उसमें दिखाया गया। उसमें एक सींग का गेंडा है पूरा का पूरा। क्लियर? तो सवाल पूछा गया काफी बार कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत सर्वाधिक प्रिय पशु कौन सा था? अगर सर्वाधिक प्रिय पशु में आपको कुकुद, मान, वृषभ और एक श्रृंगी पशु, इसको समझो। कुकुद, मान, वृषभ का हिंदी अर्थ होता है कुबड़ वाला सांड, जिसके कुबड़ निकला हुआ हो। और एक श्रृंगी पशु का मतलब होता है एक सींग का पशु, जिसको हम लोग गेंडा मानते हैं। हालांकि ये गेंडा था नहीं, लेकिन हम लोग मानते हैं भाई एक सींग का पशु गेंडा रहा होगा। क्लियर? अगर सवाल पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण पशु जिसको सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजनीय मानते थे, कौन सा है? कुबड़ वाला सांड। इसी को हम लोग कहते हैं कुकुद, मान, वृषभ। अगर ये ऑप्शन में नहीं हो और एक श्रृंगी पशु ऑप्शन में हो तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? एक श्रृंगी पशु। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में है तो इन दोनों पशुओं में से जो सर्वाधिक महत्व का पशु है वो कौन सा पशु है? कुकुद, मान, वृषभ या कुबड़ वाला सांड सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पशु माना जाता है। क्लियर? आगे हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता में तो एक और इंपॉर्टेंट बात हमको याद रखनी है कि घोड़े का एकमात्र अवशेष हमको कहां से मिला है? अस्थि पंजर सुरकोतड़ा से मिला है। कहां से मिला है? सुरकोतड़ा से मिला है। लेकिन ऐसे मान के चलो इस सुरकोतड़ा को यहां पर खोजा गया। सिंधु घाटी इस सुरकोतड़ा के सबसे निचले स्तर से हमको घोड़ा नहीं मिला है, सबसे ऊपर के स्तर से हमको घोड़ा मिला है। इसका मतलब हो सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के परवर्ती काल में उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत उत्तरवर्ती काल के अंतर्गत घोड़े को ये लोग बेसिकली अपने दैनिक जीवन के यूज में लिया होगा। मोटा सा इतना याद रखना है कि घोड़ा जो है, मोहरों पर घोड़ा और गाय इन दोनों का हमको क्या नहीं मिलता? अंकन नहीं मिलता। सवाल पूछा गया काफी बार कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत क्या घोड़े का चित्रांकन मोहरों पर मिलता है? नहीं मिलता। क्या गाय का चित्रांकन घोड़ों पर मिलता है? तो नहीं मिलता। याद क्या रखना है? ऐसा हो सकता है कि जो घोड़ा है
क्यों नहीं मिलता, उसके पीछे कारण है। और ऐसा हो सकता है कि घोड़े से लोग परिचित तो होंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जानते तो होंगे कि ये घोड़ा है। उस मूवी के अंतर्गत आप देखोगे, मोहनजोदड़ो के अंतर्गत वो सिंधु घाटी सभ्यता का एक आदमी एक घोड़े की तरफ इशारा करके पूछता है कि ये क्या है, तब वो उसका रिप्लाई करता है ये घोड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित तो होंगे, लेकिन दैनिक जीवन में इस घोड़े का यूज नहीं करते होंगे, डेली यूजेज में इस घोड़े का यूज नहीं करते होंगे, इसलिए घोड़े से लोग ज्यादा इनका तारतम्य नहीं था। घोड़े की मिट्टी की मूर्ति कहां से मिली है, तो लोथल से मिली, ये भी हमको याद रखनी है। घोड़े का अस्थि पंजर सुरकोतड़ा से मिला है, जबकि घोड़े की मिट्टी की बनाई हुई मूर्ति कहां से मिली है, लोथल से। और मोहरों पर गाय और घोड़े इन दोनों का अंकन हमको देखने को नहीं मिलता। ये बैल है हमारे जो खेतीबाड़ी करने के काम में आते थे। आगे चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार की तरफ। हम लोग बात कर चुके हैं कि उस समय तक मुद्रा का विकास नहीं हुआ था, पूरा का पूरा जो सिस्टम था वो वस्तु विनिमय पर आधारित था, एक हाथ दे और दूसरे हाथ ले। गांव में आज भी व्यवस्था है वस्तु विनिमय की। मेरे पास में अगर गेहूं या सरसों है और मेरे पास में कोई एक चीज नहीं है, दूसरे बंदे के पास में वो चीज है, तो मैं गेहूं और सरसों के समान वैल्यू की कोई और चीज बदले में ले सकता हूं। इसको हम लोग बोलते हैं वस्तुगत व्यापार या वस्तुगत व्यापार विनिमय। क्लियर। तो यहां पर सवाल पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार कैसे करते थे, तो वस्तु के बदले में वस्तु, एक वस्तु लेंगे दूसरी वस्तु देंगे, ये व्यापार था। दूसरी अगर व्यापार की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का विश्व की जो 3 सभ्यताएं हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये चाइना की सभ्यता है, ये हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता है और ये मिस्र की सभ्यता है। विश्व की ये जो चारों प्राचीनतम सभ्यताएं हैं, इन चारों प्राचीनतम सभ्यताओं से किसका संबंध था, सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध था। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया में भी व्यापार करते थे, चाइना के अंतर्गत भी लोग व्यापार करते थे और इजिप्ट या मिस्र के अंतर्गत भी लोग व्यापार का कार्य किया करते थे। क्लियर। ये बात हमको याद रखनी है। और इस बात का पता हमको चला है, सुमेरियन यानी कि मेसोपोटामिया के अंतर्गत हमको एक अभिलेख मिला है। क्या मिला है, अभिलेख। और इस अभिलेख में किसका उल्लेख किया गया है, मेलुहा का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है, मेलुहा। और याद रखना है, मेलुहा किसका प्राचीनतम नाम है, सिंधु घाटी सभ्यता का। बहुत अच्छा सवाल यहां से बनता है। ये जो मेसोपोटामिया का लेख है, इसमें लिखा हुआ है कि मेसोपोटियंस लोग या सुमेरियंस लोग मेलुहा से व्यापार करते थे। और ये मेलुहा बेसिकली क्या है, ये मेलुहा है सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीनतम नाम। बहुत बार सवाल पूछा गया है और हम लोगों को याद भी रखना है। क्लियर। सिंधु घाटी सभ्यता, ये हमारा यहाँ पर इजिप्ट हो गया, ये मेसोपोटामिया, ये इंडस वैली और ये चाइना। आगे चलें। एक इंपॉर्टेंट सवाल यहां से बनता है विनिमय के लिखित प्रमाण की, जहां की हम लोग बात कर रहे थे अभी। मैंने कहा था कि मेसोपोटामिया से हमको एक लेख मिला है। क्या मिला है, लेख मिला है। अक्कड़ के प्रसिद्ध सम्राट सरागोन का यह दावा था कि दिलमुन, मकान और मेलुहा के जहाज उसकी राजधानी में लंगर डालते थे। ये जो लेख मिला है, इस लेख पर क्या लाइन लिखी हुई है, इस लेख पर लाइन लिखी हुई है, आप पीछे की तरफ पढ़ लीजिए कि मेसोपोटामिया से प्राप्त एक लेख से पता चलता है कि मेसोपोटामिया में स्थित अक्कड़ के प्रसिद्ध सम्राट सरागोन 2350 ईसा पूर्व का यह दावा था कि उसके राज दरबार में या उसके राज्य क्षेत्र में दिलमुन, मगान और मेलुहा, इन तीनों देशों के जो राज्य थे, उसके जहाज उसकी राजधानी में लंगर डालते थे। इसका मतलब हुआ लंगर डालने का कि यहाँ के लोग क्या करते होंगे, व्यापार करते होंगे। क्या करते होंगे भाई, व्यापार करते होंगे। किससे, मेसोपोटामिया से। और ये बात हमें कहां से पता चलती है, मेसोपोटामिया की अभिलेख से हमको ये बात पता चलती है। इंपॉर्टेंट बात क्या है वो हमको याद रखनी है इसके अंतर्गत, वो ये है, देखो ये वाली। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, मेलुहा किसका प्राचीनतम नाम था, तो मेलुहा था सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीनतम नाम। सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीनतम नाम क्या था, मेलुहा। दिलमुन का प्राचीनतम नाम था फारस की खाड़ी का बहरीन, यानी कि फारस के अंतर्गत जो बहरीन है उसका प्राचीनतम नाम क्या था, दिलमुन। और ये जो मगान है ये था मकरान समुद्री तट। तीनों को तीनों चीजें हमको याद रखनी है। मेलुहा सिंधु क्षेत्र का प्राचीनतम नाम था, दिलमुन फारस की खाड़ी का प्राचीनतम नाम था, और मगान
मकरान समुद्र तट का प्राचीनतम नाम था। तीनों के तीनों नाम हमको याद रखने हैं। अभी हाल ही में आरएस के एग्जाम के अंतर्गत ये सवाल पूछा गया था कि निम्न को सुमेलित कीजिए, जिसमें एक तरफ दे रखा था मगान, मेलुहा और दिलमुन, और दूसरी तरफ इन तीनों नामों को एडजस्ट करना था कि तीनों के तीनों नाम किससे संबंधित माने गए हैं। आगे चलते हैं, इतनी बात समझ में आ गई होगी। मापतोल, चकमक पत्थर, चूना पत्थर व सैल खड़ी से निर्मित थे। जितने सारे मापतोल थे, चकमक पत्थर थे, चूना पत्थर थे। मापतोल जो था ज्यादातर वो चकमक पत्थरों का बना हुआ था, चूना पत्थर का बना हुआ था और सैल कड़ी के पत्थरों का बना हुआ था। और लिपि का ज्ञान हो जाने से निजी संपत्ति का लेखा जोखा रखना आसान हो गया। ये बिल्कुल सही बात है। जब सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लिपि का ज्ञान हो गया तो अकाउंटेंसी का जो काम था, निजी संपत्ति का रखने का जो ज्ञान था, वो इन लोगों को हो चुका होगा। नगरवासियों को व्यापार और अन्य आदान प्रदान के लिए माप तोल की आवश्यकता हुई होगी। वाजिब सी बात है, एक सिस्टमेटिक ढंग था जिसमें बहुत शानदार तरीके से ये पूरा का पूरा शहर बसा हुआ था। अगर शहर को चलाना है तो चलाने के लिए आपको एक एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत होगी, एक प्रशासनिक वर्ग की जरूरत होगी, और साथ साथ इतने बड़े व्यापार को करने के लिए आपको मापतोल की भी जरूरत होगी, बांट की भी जरूरत होगी, और बाकी की अन्य चीज़ों की भी जरूरत होगी। और इस तरीके से अपने इन सारी जरूरत की चीज़ों को सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने न सिर्फ पूरा किया, अब तो विश्व इतिहास के अंतर्गत एक शानदार सभ्यता के रूप में भी देखने को मिलती है। यह है लिपि। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि देख रहे हो कैसी है, पढ़ पा रहे हो? कुछ लोगों ने दावा किया है कि हमने इस सभ्यता की लिपि को पढ़ लिया है। समझो इस बात को, ये सारे के सारे आपको देखने को मिल रहे हैं चित्र। ये सब क्या है? चित्र हैं। यानी कि जो लिपि है ये कैसी है? ये लिपि है भाव चित्रात्मक लिपि। इसी का एक और नाम मिलता है गोमूत्राकार लिपि। इसी का एक और नाम मिलता है सर्पाकार लिपि। अभी बात करेंगे। इसी का एक और नाम मिलता है बोस्टोफेदनिक लिपि। बात करेंगे सब पे। याद कर रखना है अभी कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि चित्रों के माध्यम से भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। किसको व्यक्त कर रहे हैं? चित्रों के माध्यम से भावनाओं को। इसलिए क्या कहलाई है? भाव चित्रात्मक लिपि कहलाई। क्या कहलाई है? भाव चित्रात्मक लिपि। ये रही साहब लिपि की हम पूरी चर्चा करेंगे यहां पर। क्लियर? देखो भाई, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को बहुत सारे लोगों ने पढ़ने का दावा किया और उन्होंने ये कहा है कि हमने इस लिपि को पढ़ लिया है, लेकिन आज तक इस लिपि को ठीक तरीके से कोई भी आदमी पढ़ नहीं पाया है। कारण क्या है? कारण देखो, हम जो लोग लिखते हैं, ये मेरा कौन सा वाला हाथ है? ये मेरा लेफ्ट हाथ है। हम जो लोग लिखते हैं वो कहां से लिखते हैं? लेफ्ट से और राइट की तरफ। क्लियर? उर्दू जो लिखते हैं वो लिखते हैं राइट से और लेफ्ट की तरफ। हम लिखते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, उर्दू लिखते हैं राइट से लेफ्ट की तरफ। इन लोगों की जो लिपि थी अलग ही लिपि थी। ये लोग क्या करते थे? सबसे पहले शुरुआत करते थे इस हाथ से, यानी कि राइट वाले हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ। क्लियर? यहां तक लिख लिया। फिर वापस से लेफ्ट वाले हैंड से राइट की तरफ, फिर राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। ये इन लोगों की लिपि थी। समझ में आई कि नहीं आई? ये इन लोगों की लिपि थी। किनकी? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की। मैंने आप लोगों से क्या कहा? हम लोग किधर से किधर लिखते हैं? हम लिखते हैं इधर से इधर। सिंधु घाटी सभ्यता और उर्दू लिखते हैं इधर से इधर। जबकि ये जो लिपि थी ये इन दोनों का कॉम्बो पैक थी। कॉम्बो पैक का मतलब हुआ कि ये लोग सबसे पहले शुरुआत कहां से कर रहे हैं? अपने सीधे हाथ से और खैरे हाथ की तरफ चल रहे हैं। फिर खैरे हाथ से या लेफ्ट हैंड से राइट की तरफ चल रहे हैं। फिर राइट से लेफ्ट, फिर लेफ्ट से राइट, फिर राइट से लेफ्ट, फिर लेफ्ट से राइट और फिर राइट से लेफ्ट। कैसा आकार बन गया? ये सर्प जैसा आकार बन गया। कैसा आकार बन गया? सर्प जैसा आकार। इसलिए इस लिपि का नाम क्या है? सर्पाकार लिपि। क्या नाम है इस लिपि का? सर्पाकार लिपि। क्लियर? समझ में आई कि नहीं आई ये बात? इसके अलावा अगर हम बात करें सर्पाकार लिपि के साथ साथ, आप सब लोगों ने गांवों के अंतर्गत देखा होगा कि जब गाय अपना मूत्र विसर्जन करती है तो वो आगे की तरफ बढ़ती हुई जाती है। जब आगे की तरफ बढ़ती हुई जाती है तो रेत में या मिट्टी में वो इस तरीके का एक चिन्ह छोड़ देती है। क्लियर? इसलिए इसका एक और नाम क्या है?
गौमूत्राकार लिपि। इसका एक और नाम क्या है? गौमूत्राकार लिपि। एक और नाम है इसका वस्त्रोफेदन या फिर बोस्टोफेदनिक लिपि। क्लियर? अब समझो इस बात को। अभी हम लोगों ने बात की थी, मैंने कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता की जितनी सारी लिपि है वो सारी की सारी चित्रों के माध्यम से व्यक्त की गई है, इसलिए मैं इसका एक और नाम क्या रख सकता हूं? भाव चित्रात्मक लिपि। इसको मैं बोल सकता हूं पिक्टोग्राफिक, GRAPHIC। कैसे भाई? वो देखो, आजकल हम लोग व्हाट्सअप चलाते हैं ना, व्हाट्सअप, उस व्हाट्सअप में हम लोग इमोजी भेजते हैं। क्या बोलते हैं? इमोजी। अगर हमने स्माइल वाला इमोजी भेजा किसी के पास में, तो हमको कोई मैसेज टाइप करने की जरूरत नहीं है। अगर स्माइल वाले मैसेज भेजा, इसका मतलब उस आदमी को पता चल गया कि हमारा मूड कैसा है, ठीक है। लेकिन अगर हमने रोतला सा एक इमेज भेजा, इसका मतलब उस आदमी को पता चल गया कि अगले आदमी का मूड क्या है, खराब है, ठीक है। ऐसे ही यानी कि चित्रों के माध्यम से हम क्या जान रहे हैं? अगले आदमी की भावनाएं जान रहे हैं, फीलिंग जान रहे हैं। ठीक उसी तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जितनी सारी लिपि थी वो सारी लिपि किसके माध्यम से? बहुत सारी चित्रों के माध्यम से है। यानी कि चित्रों के माध्यम से आपकी क्या व्यक्त हो रही है? भावनाएं व्यक्त हो रही हैं। इसलिए मैंने इसका नाम क्या रखा? भाव चित्रात्मक, चित्रों के माध्यम से भावनाएं व्यक्त करना। तो इसके कितने नाम हो गए? पिक्टोग्राफिक, भाव चित्रात्मक, गौमित्राकार, सर्पाकार और बोस्टोफेदनिक लिपि। क्लियर? और याद रखना है कि इस लिपि के अंतर्गत सबसे ज्यादा जो चिन्ह हमको देखने को मिला, वो चिन्ह कौन सा है? मछली का। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत लिपि के अंतर्गत सबसे ज्यादा चिन्ह देखने को मिला वो किसका है? मछली का। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई? आगे चलें। अभी हम लोग बात कर ही रहे थे भाव चित्रात्मक लिपि की। मैंने आप लोगों से कहा था कि बेसिकली पिक्टोग्राफिक या भाव चित्रात्मक लिपि है। 64 इसके अंतर्गत मूल चिन्ह है और जो कुल अक्षरों की संख्या मानी गई सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के, वो 250 से 400 अक्षर माने गए हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि हमको ज्यादातर मिली है वो मिली हमको सैल खड़ी की मोहरों पर। किस पर मिली है? अगर सवाल पूछा जाए कि निम्न में से सर्वाधिक अभिलेख सिंधु घाटी सभ्यता के किस पर प्राप्त हुए हैं, तो वो मोहरों पर प्राप्त हुए हैं। हम लोगों ने अपनी पहली क्लास के अंतर्गत चर्चा की थी, जब हम स्रोत पढ़ा रहे थे, तो मैंने कहा था कि अभिलेख किसी भी ठोस ऊपरी सतह पर लिखे जा सकते हैं। अगर वो मोहरों पर लिखा हुआ है तो वो मोहर लेख हो गई, अगर गुहा पर लिखा हुआ है, गुफा पर लिखा हुआ है तो गुहा लेख हो गया, स्तंभ पर लिखा हुआ है तो स्तंभ लेख हो गया, तांबे की पट्टी पर लिखा हुआ है तो ताम्रपत्र लेख हो गया। क्लियर? पढ़ने के प्रयास का दो लोगों ने दावा किया है। पहली बार बेडेन ने किया और भारत के अंतर्गत पहली बार दावा नटवर झा ने किया, लेकिन दोनों ही दावे फेल माने जाते हैं। तोल की इकाई की बात करें तो 16 के अनुपात में इनका तोल चलता था, 16, 64, 160 और 320। क्लियर? और इनके जो बांट थे वो दशमलव प्रणाली पर आधारित थे। सवाल पूछा गया है दोनों के दोनों। इंपॉर्टेंट सवाल है कि इनका जो तोल की इकाई थी वो कितनी थी? 16 के गुणांक भार में ये तोल का कार्य करते थे। और इनके जो बांट थे वो कौन सी प्रणाली में थे? दशमलव प्रणाली में इनके बांट थे। आगे चलते हैं कि कहां कहां से क्या क्या चीजें मिली है। अगर हम लिपि की बात करें, पैमाने की बात करें, इसकी बात करें तो तांबे का पैमाना मिला है हमको हड़प्पा से, मनकों का हार मिला है हड़प्पा से, हाथी दांत का पैमाना मिला है लोथल से, मिट्टी का पैमाना मिला है कालीबंगा से, और सीपियों का पैमाना मिला है मोहनजोदड़ो से। इसमें से हाथी दांत का पैमाना जो कि लोथल में है, सीपियों का पैमाना मोहनजोदड़ो, मिट्टी का पैमाना कालीबंगा और तांबे का पैमाना हड़प्पा, ये चारों के चारों हमको पैमाने प्राप्त हुए हैं और ये चारों के चारों पैमानों से सवाल भी पूछा गया है। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे मुख्य स्थलों की। हम एक एक स्थल की बात करेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के 5-6 जो अच्छे अच्छे नगर हैं, इन नगरों से हमको क्या क्या चीजें कहां कहां कैसे कैसे प्राप्त हुई हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के पहले नगर की हम बात करेंगे, वो नगर है हड़प्पा। नगर का नाम क्या है? हड़प्पा। ये जो आप देख पा रहे हैं पीछे स्क्रीन की तरफ, ये पूरे के पूरे हड़प्पा नगर का फोटो है। और हम सब लोगों को पता है कि हड़प्पा जो नगर था, इस हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत सिंधु सभ्यता का पहला ऐसा स्थल था जो खोदा गया था। कौन सा? हड़प्पा। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? तोरण नगर कहते हैं, एंट्रेंस गेट कहते हैं, प्रवेश द्वार कहते हैं। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत पहली बार खुदाई जिस जगह से स्टार्ट की गई उस जगह का नाम क्या था? हड़प्पा। इसलिए क्या कहते हैं? तोरण नगर। गांवों के अंतर्गत जब शादी करते हैं और दूल्हा
पहली बार क्या मारता है, तोरण मारता है, यानी कि एंट्री कर रहा है दूल्हा किसके अंतर्गत, उन घर के अंतर्गत, तो उसे हम क्या कहते हैं, तोरण कहते हैं। ठीक उसी तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल थे उन स्थलों में सबसे पहली बार जिस स्थल से खुदाई की गई उसे क्या कहा गया, तोरण नगर। और हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का क्या माना जाता है, तोरण नगर माना जाता है। यह वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। ये बायां तट हमको याद रखना है। ज्यादातर लोग नदियों को तो जानते हैं लेकिन वो ये याद नहीं रख पाते कि वो नदी के कौन से पेटे पर स्थित है, दाएं पर या बाएं पर। तो याद रखना है कि हड़प्पा जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है, कहां पर, रावी नदी के बाएं तट पर। क्लियर। आगे हम बात करते हैं हड़प्पा की। तो हड़प्पा जो टीला है इसकी सबसे पहले जानकारी चार्ल्स मेसन ने दी। किसने दी, 1826 में चार्ल्स मेसन ने दी। लेकिन याद रखना है कि चार्ल्स मेसन ने कोई भी खुदाई का कार्य यहां पर नहीं करवाया। सवाल पूछा गया है लेकिन कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहले जानकारी किसने दी, तो 1826 में चार्ल्स मेसन ने। लेकिन खुदाई का कार्य किया क्या, नहीं किया। उसके बाद हम सब लोग जानते हैं कि भारत में पहली बार 1853 में रेल चलाई गई बंबई से थाने तक, और उसी प्रोसेस में ये जो रेलवे का कार्य था ये भारत के अन्य हिस्सों में भी देखने को मिला। तो ठीक उस समय पर दो बंधु थे, दो भाई थे, चार्ल्स ब्रंटन और विलियम ब्रंटन। ये दोनों भाई थे, ब्रंटन बंधु। इन दोनों को ठेका दिया गया था कहां से कहां तक का, तो कराची से और लाहौर तक रेलवे ट्रैक बिछाने का। कहां से कहां तक का ठेका दिया मित्रों, कराची से लाहौर तक का ठेका दिया गया था कि यहां से यहां तक तुम क्या बसा लो भाई, एक रेलवे ट्रैक बसा लो। तो इन ब्रंटन बंधुओं ने क्या किया, इनको एक टीला दिखा, उस टीले पर से इन लोगों ने ईंटें निकाली और उस ईंटों को कहां पर काम में ले लिया, इस कराची से लाहौर वाला जो इलाका है पूरा का पूरा, इस रेलवे ट्रैक पे इन लोगों ने इन ईंटों को काम में ले लिया। उस समय भी इन ब्रंटन बंधुओं ने यह कहा कि यहाँ पर कोई सभ्यता दबी हुई होगी, लेकिन उस समय भी किसी को यह पता नहीं था कि यह विश्व की प्राचीनतम सभ्यता और संस्कृति में से एक हो सकती है। लेकिन खुदाई का कार्य अभी भी नहीं हुआ। क्लियर। आगे जाकर के हम लोग देखेंगे कि 1921 में इसका सर्वेक्षण करता है कौन, दयाराम साहनी। और उत्खनन करने वाले दो बंदे हैं जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मात्रा में उत्खनन किया। एक है माधो स्वरूप वत्स और एक है मार्टिमर व्हीलर साहब। दोनों को दोनों याद रखने हैं, ये सारे हमको याद रखने हैं। चार्ल्स मेसन सवाल पूछा गया है। सबसे पहली बार जानकारी किसने दी, चार्ल्स मेसन ने। खुदाई का कार्य हुआ क्या, नहीं। चार्ल्स ब्रंटन बंधु जो थे वो रेलवे ट्रैक बना रखे थे, खुदाई का कार्य हुआ क्या, नहीं। सर्वेक्षण किया गया 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा, और उसके बाद उत्खनन कार्य किया गया माधो स्वरूप वत्स और मार्टिमर व्हीलर के द्वारा 1926 में और 1946 में। क्लियर। आगे अगर हम बात करें इस हड़प्पा सभ्यता की, तो यहाँ से हमको क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं, इतना सा सवाल हमसे यहाँ से पूछा जा सकता है। तो हड़प्पा सभ्यता से हमको जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं उनमें एक तो है कब्रिस्तान। एक क्या है, कब्रिस्तान, जो कि R37 कब्रिस्तान है। इसका नाम क्या है, R37। पूछा गया सवाल है कि निम्न में से किस जगह से हमको कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है, R37, उसका नाम क्या है, R37। यहीं से हमको, ये अन्नागार है, ये क्या लिखा हुआ है, इसको ठीक कर लें, अन्नागार, अन्नागार। यहीं से हड़प्पा से हमको 6-6 की पंक्ति में, यानी कि टोटल 12 हमको अन्नागार मिले। कहां से, हड़प्पा से। अन्नागार का मतलब होता है अन्न इकट्ठा करने का स्थान। क्लियर। ये हमको याद रखना है कि 6-6 की पंक्ति में, यानी कि टोटल कितने हो गए, 12। तो 12 अन्नागार हमको कहां से मिले, हड़प्पा से मिले हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात है यहाँ की, एक मिट्टी की मूर्ति मिली है। उस मिट्टी की मूर्ति में स्त्री के गर्भ से, स्त्री के पेट से एक पौधा निकलते हुए दिखाया गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये लोग, इन लोगों ने इस जो मूर्ति है इसका समीकरण बिठाया किससे, पृथ्वी देवी से। किससे बिठाया, पृथ्वी देवी से, कि भाई ये जो पृथ्वी देवी या उर्वरता की देवी है, ये लोग इसकी पूजा किया करते होंगे। तो यहाँ पर हमको याद रखना है, एक मिट्टी की मूर्ति मिली है। इस मिट्टी की मूर्ति पर एक स्त्री के पौधे से गर्भ निकलता, इस स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलते हुए दिखाया गया है, जिसको इन लोगों ने पृथ्वी देवी या उर्वरता की देवी कहा है। अगर सवाल पूछा जाए कि पृथ्वी देवी और उर्वरता की देवी की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो वह कहाँ से मिली है, हड़प्पा से। इसके अलावा यहाँ से हमको प्रसाधन मंजूषा यानी कि मेकअप किट मिली है, कांसे का दर्पण मिला है, लकड़ी का ताबूत भी हमको कहाँ से मिला है, हड़प्पा से मिला है।
सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें भी हमको कहाँ से मिली हैं? हड़प्पा से मिली हैं। लेकिन याद रखना है कि सर्वाधिक अभिलेख युक्त तो हमको मोहरें मिली हैं हड़प्पा से, लेकिन सवाल पूछा जाए सर्वाधिक मोहरें कहाँ से मिली हैं? तो मोहनजोदड़ो से। ऐसी मोहर जिन पर लेख लिखा हुआ हो क्या कहलाएंगी? अभिलेख युक्त मोहरें। मैंने दो तरीके का सवाल किया। पहला सवाल, किस स्थान से सर्वाधिक मात्रा में अभिलेख युक्त मोहरें मिली हो जिन पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है? तो राइट आंसर क्या होगा? हड़प्पा। लेकिन मैं पूछूं किस स्थान से सर्वाधिक मात्रा में मोहरें प्राप्त हुए हैं, तो सीधा सा आंसर होगा उसका मोहनजोदड़ो। आगे चलते हैं मित्रों मोहनजोदड़ो की तरफ, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का अगला स्थल था और महत्वपूर्ण स्थल था। इस सिंधु घाटी सभ्यता के जो महत्वपूर्ण स्थल है मोहनजोदड़ो, इसको हम लोग बेसिकली कहते हैं मृतकों का टीला। यहाँ पर बहुत सारे नरकंकाल हमको खुदाई में प्राप्त हुए, इसलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया? हमने इसका नाम रख दिया मृतकों का टीला। और इस मोहनजोदड़ो का एक और नाम मिलता है सिंध का नकलिस्तान। नकलिस्तान एक वो जगह है जहां पर बीच का जो भाग है वो तो कैसा हो? हरा भरा, और आसपास उसके क्या हो? पूरा का पूरा डेजर्ट हो, पूरा का पूरा मरुस्थल हो, या पूरा का पूरा सूखा हो। मोहनजोदड़ो की जो स्थिति है वो ठीक ऐसी ही है। छोटा सा हिस्सा जो है मोहनजोदड़ो का वो तो है हरा भरा, और इसके आसपास पूरा का पूरा क्षेत्र वो है सूखा, इसीलिए इसे सिंध का नकलिस्तान भी कहते हैं। वर्तमान में अगर मोहनजोदड़ो की हम बात करें तो ये जो मोहनजोदड़ो है ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर था, और ये जो मोहनजोदड़ो है ये सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। ये बात हमको याद रखनी है। 1922 ईस्वी में इसकी खोज की गई, किसके द्वारा? राखलदास बनर्जी के द्वारा। ये मोहनजोदड़ो का फोटो है। इसमें आप जो टीला देख पा रहे हो ऊपर, ये जो टीला है ये कुषाण राजा कनिष्क ने बनवाया था। किसने बनवाया था? कुषाण राजा कनिष्क ने। हो सकता है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया हो, खुद कनिष्क को भी इस बात का पता नहीं था। उसने क्या किया? यहाँ पर एक बहुत बड़ा अपना एक स्तूप बनवा दिया। क्या बनवा दिया? बहुत बड़ा स्तूप। और ये जो राखलदास बनर्जी साहब हैं ये किसकी खोज कर रहे थे? इस स्तूप की खोज कर रहे थे। राखलदास बनर्जी साहब को पता नहीं था कि ये एक बहुत बड़ी सभ्यता का केंद्र भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पर हमको एक बात याद रखनी है कि कुषाण युगीन या बौद्ध स्तूप का टीला हमको कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। खुदाई करता कौन था? 1922 राखलदास बनर्जी, जबकि उधर हड़प्पा की 1921 दयाराम साहिनी। क्लियर? ये दोनों बातें हमको याद रखनी है। और याद रखना है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भी माना जाता है कौन सा? मोहनजोदड़ो, जो कि अपने व्यवस्थित नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध था। हम बात कर चुके हैं कि जो कुषाण युगीन बौद्ध स्तूप था इसकी खुदाई करने के लिए राखलदास बनर्जी ने काम करना स्टार्ट किया था। यहाँ से सवाल इस तरीके से बनता है मोहनजोदड़ो को लेकर के। आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ कि यहाँ से क्या क्या चीज़ें हमको प्राप्त हुई हैं मोहनजोदड़ो से। ये मोहनजोदड़ो का फोटो है। यहाँ से जो हमको प्राप्त हुई हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ से हमको एक बाथरूम प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? स्नानागार प्राप्त हुआ है। और ये बहुत बड़ा स्नानागार है, एक सिंगल आदमी का स्नानागार नहीं है, ये एक सार्वजनिक स्नानागार प्राप्त हुआ है। कहाँ से? हमको मोहनजोदड़ो से। और ये जो स्नानागार प्राप्त हुआ है, एक बंदा है मार्शल। इस मार्शल ने इस स्नानागार को कहा है तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण। सवाल पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त विशाल स्नानागार को निम्न में से किस व्यक्ति ने सिंधु घाटी सभ्यता तत्कालीन विश्व का सर्वाधिक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है? तो वो किसने कहा है? मार्शल साहब ने। यहाँ से एक कांसे की नर्तकी मिली है। पूछा गया सवाल है, काफी बार इंपॉर्टेंट है कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से मिली है। यहीं से एक पुजारी या योगी की मूर्ति मिली है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मोहनजोदड़ो से हमको एक मूर्ति मिली है, जिस मूर्ति पर यानी कि जो सिक्का मिला है मोहनजोदड़ो से, उस सिक्के पर पशुपतिनाथ शिव की हमको मूर्ति मिली है। इसके बारे में हम लोग पीछे बात कर चुके हैं। मोहनजोदड़ो से ही हमको सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक नरकंकाल मिला। उस नरकंकाल पर शोध किया गया KUR कैनेडी साहब ने, और उन्होंने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी मादा एनाफिलीज मच्छर रहते होंगे। और उन्होंने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी मलेरिया रोग फैला हुआ होगा। ये सब कैसे जाना? KUR कैनेडी साहब ने, उन्होंने जाना कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो एक कंकाल मिला था, उस कंकाल पर उन्होंने अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद ये पाया कि यहाँ के लोगों में उस समय भी मलेरिया प्रचलित रहा होगा। बहुत सारे सवाल इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, जिनमें से सबसे बड़ा स्नानागार या सार्वजनिक स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला है। याद रखना है। कांसे की नर्तकी यहाँ से मिली है, पुजारी की मूर्ति यहाँ से मिली है, पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति यहाँ से मिली है जो कि मोहर पर है, सूती कपड़ा या एक धागे का साक्ष्य भी यहीं से मिला है। एक मिट्टी का कोई घड़ा है, उस मिट्टी के घड़े से एक धागा या एक कपड़ा हमको देखने को मिला है।
तो सूती कपड़े का साक्ष्य इस तरीके से हम लोगों ने पता लगाया। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ से हमको कब्रिस्तान का कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर सवाल पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ से हमको एक भी कब्रिस्तान नहीं मिलता, तो वो कौन सा है दोस्तों? वो स्थल कौन सा है? वो स्थल है मोहनजोदड़ो। क्लियर? आगे चलते हैं। चनूदड़ो जो कि कहां पर है? वर्तमान में पाकिस्तान में है। वही इसके बारे में हमको मोटी मोटी चीजें याद रखनी है। एनजी मजूमदार साहब इसके खोजकर्ता थे 1931 में। 1935 में अर्नेस्ट मैके साहब ने इसका उत्खनन किया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो चनूदड़ो है पाकिस्तान के अंतर्गत, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ की ये है कि यहाँ से मन के बनाने का बहुत बड़ा केंद्र मिलता है। लाखों बार सवाल पूछा गया है कि मन के बनाने का केंद्र कहाँ से मिला है, तो चनूदड़ो से मिला है। एकमात्र पुरा स्थल है ये जहाँ से हमको बकराकार ईंटें मिली हैं, टेढ़ी मेढ़ी ईंटें मिली हैं। और एकमात्र स्थल है जहाँ से हमको बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान मिले हैं। हो सकता है कि कोई नई नई ईंट अभी बनी ही हो, अभी गीली ही अवस्था में हो, उसी दौरान एक बिल्ली भागते हुए यहाँ से आई, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता यहाँ से भागता हुआ आया और दोनों के पंजों के निशान इस ईंट पर छप गए होंगे, जिसको हम लोग अभी प्राप्त करते हैं। वो कहाँ से मिली है? चनूदड़ो से। स्याही की दवात यहाँ से मिली है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, अधर राज हमको यहाँ से मिला है। आप में से कितने लोग अधर राज के बारे में जानते हैं? अधर का मतलब हुआ होठ और राज मतलब राज करने वाले। तो होठों पर राज करने वाली चीज क्या है? लिपस्टिक। पूछा गया सवाल है, लिपस्टिक कहाँ से मिली है? चनूदड़ो से मिली है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि चनूदड़ो से हमको हड़प्पा से पहले के भी अवशेष मिले हैं, झाकर झूकर संस्कृति के। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है? दो चीजें याद रखनी है यहाँ से। एक तो मन के बनाने का बहुत बड़ा केंद्र है, और एक बिल्ली का पीछा करते हुए पंजों के निशान यहाँ से हमको मिले हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि चनूदड़ो से हमको कोई भी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिलता। किसका नहीं मिलता? किसी भी दुर्ग का अस्तित्व हमको यहाँ से नहीं मिलता। आगे चलते हैं लोथल की तरफ। लोथल वर्तमान में कहाँ है? गुजरात में है। और वही मोटी मोटी चीजें याद रखनी है। खोजकर्ता कौन था इसका? एसआर राव। 1957 में इसकी खोज की। लोथल वर्तमान में कहाँ है? तो अहमदाबाद में भोगवा नदी के तट पर स्थित है, खंबात की खाड़ी में। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है लोथल की कि हमको यहाँ से एक बंदरगाह है, गोदीबाड़ा या डॉक यार्ड मिला है। कहाँ से? लोथल से। लाखों बार सवाल पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशाल संरचना मानी जाती है ये बंदरगाह है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर भी दोनों के दोनों जो टीले थे वो एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। यहाँ से जो हमको मोहर मिली है वो फारस की मोहर यहाँ से मिली है। और चावल और बाजरे का साक्ष्य हमको कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। लोथल काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमको याद भी रखना है। क्लियर? लोथल से हमको क्या मिला है? डॉक यार्ड, गोदीबाड़ा, या जहाज रोकने का स्थान, ये सब कहां से मिलता है? हमको लोथल से मिलता है। क्लियर? और लोथल कहाँ है? किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे है, गुजरात में है। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विशालतम संरचना मानी जाती है। क्या? ये जो डॉक यार्ड या गोदीबाड़ा प्राप्त हुआ है ये। फारस की मोहर भी हमको यहीं से मिली है, पूछा गया सवाल है। और चावल और बाजरा, इन दोनों का साक्ष्य हमको कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। एक और इंपॉर्टेंट बात लोथल की कि यहां से हमको 3 युगल समाधियां मिली हैं। सवाल पूछा गया लाखों बार कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से युगल समाधि मिली है, तो वो कौन सा स्थल है? वो है लोथल। घोड़े की मिट्टी की मूर्ति भी यहाँ से मिली है। और अग्निकुंड, जो कि लाखों बार ये भी सवाल पूछा गया, अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये भी लोथल से मिला है। और आप सब लोगों ने एक कहानी पढ़ी होगी चालाक लोमड़ी की। तो चालाक लोमड़ी का चित्रांकन मृदभांड पर एक पर किया हुआ है। वहाँ पर ये सवाल भी पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से एक मृदभांड मिला है जिस पर एक कौवा और एक लोमड़ी का चित्रांकन है, तो वो भी कहाँ से मिला है? लोथल से। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिंधु घाटी सभ्यता के सारे स्थल जो हैं उन सारे स्थलों के दरवाजे जो थे वो मुख्य तरफ सड़क की तरफ ना खुल करके पीछे गली की तरफ खुलते थे, जबकि लोथल एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर मुख्य सड़क पर आप लोगों के दरवाजे खुलते हैं। यानी कि याद क्या रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता के सारे जो स्थल हैं उन सारे स्थलों में जो मकान का जो दरवाजा है वो आगे की तरफ ना खुल के मुख्य सड़क की तरफ ना खुल करके पीछे गली की तरफ खुलता था। जबकि लोथल के अंतर्गत हम लोग एक बात याद रखनी है कि लोथल के अंतर्गत जितने सारे हमको दरवाजे मिले हैं
वो सारे के सारे मुख्य द्वार की तरफ जो है उनका वो मेन रोड की तरफ हमको देखने को मिला है। क्लियर, ये बात हमको याद रखनी है। ये हुई लोथल की बात। आगे हम बात करेंगे कालीबंगा की। कालीबंगा की अगर हम बात करें तो कालीबंगा की खोज जो हुई थी वो हुई थी 1953 में अमलानंद घोष के द्वारा। याद रखनी हमको। कालीबंगा वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ये बात भी हमको याद रखनी है, बहुत बार सवाल पूछा गया है कि कालीबंगा किस नदी के किनारे है, तो घग्गर नदी के किनारे कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में। खोज करता कौन है, अमलानंद घोष, और खोज कब की, 1953 में। लेकिन याद रखना है सिर्फ इसके खोजकर्ता थे। उत्खनन का जो कार्य किया गया, खोदने का जो कार्य किया गया वो 1961 में किया गया। 2 व्यक्ति थे, बीवी लाल और बीके थापर, ब्रजबासी लाल और बालकृष्ण थापर के द्वारा। इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ से हम बात कर चुके, मैंने कहा था कालीबंगा का सभ्यता के सर्वाधिक जो मकान है वो कच्ची ईंटों के बने हुए हैं। और सिंधु पहले की यहाँ से हमको किलेबंद ग्रामीण बस्ती मिलती है, सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले की, और इसको दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है। सवाल पूछा गया है कि किस सभ्यता को दीनहीन बस्ती कहा जाता है, तो कालीबंगा को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे मकान कच्ची ईंटों के बने हुए हैं। जुते हुए खेत का साक्ष्य भी हमको कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा से मिला है। अग्निकुंड के साक्ष्य हमको 2 जगह से मिले, लोथल और कालीबंगा से। आगे चलते हैं। कालीबंगा से हमको मेसोपोटामिया की एक बेलनाकार मोहर मिली है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, ये दोनों टीले अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। हमने 2-3 मोटी मोटी चीजें जानी। हम लोगों ने कहा था कि पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला, इनमें से केवल पश्चिमी टीला ही दुर्गीकृत है, लेकिन कहीं कहीं हमने देखा कि पूर्वी और पश्चिमी दोनों दुर्गीकृत हैं। और यहाँ पर वही बात है कि दोनों टीले अलग अलग रक्षा प्राचीरों से घिरे हुए हैं। कहाँ पर? कालीबंगा के अंतर्गत। लकड़ी से निर्मित एकमात्र नाली हमको हम बात कर चुके हैं, कहाँ से मिली है, कालीबंगा से। सभ्यता के पतन काल में सड़क पक्की करने का एकमात्र साक्ष्य भी हमको कहाँ से मिला है, कालीबंगा से मिला है। ये बात हमको याद रखनी है। यहाँ से हमको एक खोपड़ी मिली है, उस खोपड़ी पर सर्जरी का निशान है, ऑपरेशन का निशान है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ से हमको किसका प्रमाण मिला है, शल्य चिकित्सा संबंधी प्रमाण मिला है। ऐसा मानते हैं कि एक खोपड़ी है, उस खोपड़ी में 8-10 जगह छेद बने हुए हैं। वो जो आदमी की खोपड़ी है उसको एक बीमारी का नाम दिया गया है, हाइड्रोसेफालिस बीमारी, यानी कि दिमाग में क्या भर गया, पानी भर गया। और उस समय के लोग जो थे, उन लोगों ने उस खोपड़ी पर प्रयोग किया, उसमें बहुत सारे छेद हमको मिले हैं। तो हम लोगों ने अंदाजा लगाया कि उस समय के लोग थे वो शल्य चिकित्सा से भी या ऑपरेशन से भी परिचित रहे होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि प्रोफेसर दशरथ शर्मा ने इस कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया है। ये सवाल भी हमको याद रखना है, बहुत बार सवाल पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कौन सी है, तो कौन सी है, कालीबंगा। आगे चलते हैं। ये सारे के सारे फैक्ट हमको याद रखने हैं। मोटी मोटी चीज़ों की हम लोग बात कर चुके हैं पहले ही। धौलावीरा की अगर हम बात करें, धौलावीरा जो कि गुजरात कच्छ जिले में स्थित है, भचाऊ तहसील में, इसकी खोज 1967-68 में जगपति जोशी के द्वारा की गई थी। मुख्य उत्खनन करता था इसका 1990-91 में RS बिस्ट। याद नहीं रखना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये याद रखना है कि धौलावीरा कहाँ पर है, गुजरात में है, कच्छ जिले के अंतर्गत है। क्लियर? और मानसर और मानहर नदियों के बीच में है। और स्थापत्य की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का सबसे सुंदर नगर माना जाता है। कौन सा? धौलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे सुंदर नगर कौन सा है, अगर सवाल पूछा जाए तो उसका राइट आंसर क्या है, धौलावीरा। कारण क्या है, यहां से हमको 16 जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं, फव्वारे मिले हैं, 16 जलाशय मिले हमको बड़े बड़े। इसका मतलब अगर सवाल पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर को जलाशयों का नगर कहते हैं, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, धौलावीरा को हम लोग जलाशयों का नगर भी कहते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात, यहाँ से हमको एक बहुत बड़ा स्टेडियम मिला है। क्या मिला है? बहुत बड़ा स्टेडियम। जैसे आज आप जो मैच देखते हो, जो मैच खेलते हैं फुटबॉल का, क्रिकेट का, वो सब कहाँ खेल जाते हैं, स्टेडियम के अंतर्गत। तो याद रखना है सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल जहाँ से हमको स्टेडियम का साक्ष्य मिला है वो कौन सा है, धौलावीरा। और यहीं से हमको एक नोटिस बोर्ड या सूचना पट्ट का उल्लेख मिला है। स्कूलों के अंतर्गत या कॉलेज के अंतर्गत या कोचिंग संस्थान के अंतर्गत आपको बाहर की तरफ एक नोटिस बोर्ड दिया होता है, सूचना पट्ट, जिस पर आने वाली चीज टाइम की कोई मुख्य चीजें लिखी हुई होती हैं। ठीक उसी तरीके की एक सूचना पट्ट या नोटिस बोर्ड हमको कहाँ से मिला है, धौलावीरा से मिला है। ये बात हमको याद रखना है। आगे चलते हैं। भारत में खोजा गया सबसे बड़ा नगर है, हम लोग पहले ही बता चुके हैं, मोहनजोदड़ो सबसे पहला बड़ा नगर है अगर भारतीय महाद्वीप की बात करें तो, और भारत की बात करें तो धौलावीरा सबसे बड़ा नगर माना जाता है। क्लियर?
तो दोस्तों याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो महत्वपूर्ण नगर था धोलावीरा, यहाँ से हमको क्या क्या चीज़ें मिली है, नोटिस बोर्ड मिला है, स्टेडियम हमको यहाँ से मिला है, ठीक है ना, और 16 जलाशय हमको यहाँ से मिले हैं धोलावीरा से। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे सुंदर नगर माना जाता है ये, और भारत में खोजा गया सबसे बड़ा नगर भी कौन सा है, धोलावीरा ही है। और हम लोग आगे बात कर चुके हैं पहले ही, सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र नगर था जो कि 3 भागों में विभाजित था, पूर्वी और पश्चिमी टीले के अलावा एक मध्यम नगर भी यहाँ से हमको मिला है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है रोपड़। जो इंपॉर्टेंट बात है सिर्फ उतनी सी ही हमको याद रखनी है, ये फैक्ट हमको रटने ही पड़ेंगे। रोपड़ कहाँ है, रोपड़ है पंजाब में, सतलज नदी के किनारे, बस मोटा से याद रखना है। रोपड़ कहाँ पड़ता है, पंजाब में। खोजकर्ता कौन से इसके, यज्ञदत्त शर्मा। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मानव की कब्र के साथ में हमको कुत्ते के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं, यानी कि कब्र मिली है जिस पर मानव और कुत्ता इन दोनों को एक साथ दफनाया गया है। यही जो बात है, नप्पासन काल का एक स्थल है बुरजोम, वहाँ से हमको ये बात या ये घटना देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ भी कुत्ता और आदमी इन दोनों को एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल जहाँ से मानव की कब्र के साथ में कुत्ते का साक्ष्य मिला है वो कौन सा है, रोपड़। रोपड़ कहाँ पड़ता है, पंजाब के अंतर्गत। कौन सी नदी है, सतलज नदी। रोपड़ के बाद अगला जो महत्वपूर्ण स्थल है वो है बनवाली हिसार, हरियाणा के अंतर्गत, जो जिसकी खोज 1973 में रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा की गई। इंपॉर्टेंट बात है यहाँ की 3। पहली इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर जल निकास प्रणाली का अभाव है, बहुत बार सवाल पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट। और खिलौने के रूप में यहाँ से हल की आकृति मिली है, ये भी दोनों सवाल यहाँ से पूछे गए हैं। क्लियर, ये दोनों चीज़ हमें याद रखनी है कि बनवाली कहाँ है, हिसार हरियाणा में, और हल की खिलौने की आकृति हमको बलवानी से मिली है, और जल निकास प्रणाली का यहाँ पर अभाव है, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, नालियों का हमको अभाव यहाँ पर मिलता है। ये हमारे सारे के सारे महत्वपूर्ण स्थल हो गए। और अब हम बात करेंगे आयात की जाने वाली सामग्रियों की, यानी हम कौन कौन चीज़ों को बाहर से मंगवाते थे। इन सब आयात की हुई सामग्रियों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है लाजबर्द, और वो लाजबर्द मंगवाते थे बदख्शा अफगानिस्तान से। बहुत बार सवाल पूछा गया है कि भारतीय लोग लाजबर्द नामक धातु को कहाँ से मंगवाते थे, तो बदख्शा अफगानिस्तान से। चांदी हम लोग मंगवाते थे अफगानिस्तान ईरान से, टिन मंगवाते थे अफगानिस्तान ईरान से, सीसा भी अफगानिस्तान ईरान से हम लोग मंगवाते थे। तांबा जो प्राप्त करते थे वो करते थे खेतली राजस्थान से। सोना अफगानिस्तान और ईरान से हम लोग मंगवाते थे। क्लियर, ये बात हमको याद रखनी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है इसमें वो ये है कि लाजबर्द हम लोग कहाँ से मंगवाते थे, बदख्शा अफगानिस्तान से हम लोग लाजबर्द को मंगवाया करते थे। विशेष तथ्यों की बात करें हम एक एक चीज़ की, जहाँ से सवाल पूछे गए 2 मिनट में हम लोग फटाफट से इन विशेष तत्वों को देख लेंगे। सिंधु लिपि पढ़ने पहले हम लोग बात कर चुके हैं, हालांकि इन सब पर। सिंधु लिपि पढ़ने का पहला प्रयास 1925 में बेडेल के द्वारा किया गया, भारत में नटवर झा के द्वारा किया गया, लेकिन पढ़ने में सफलता नहीं मिली। सबसे ज़्यादा जो हमको मोहरें मिली हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत, उनका आकार कैसा है, वर्गाकार। सवाल पूछा जा चुका है। सबसे ज़्यादा मोहरें कहाँ से मिली हैं, मोहनजोदड़ो से, और फिर कहाँ से मिली हैं, हड़प्पा से। लेकिन बात करें सबसे ज़्यादा सुंदर मोहरें कहाँ की हैं, तो चनुदड़ो की हैं। कहाँ की है, चनुदड़ो की हैं, जो कि कहाँ पर स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है, और मन के बनाने का बहुत बड़ा केंद्र भी माना जाता है। फारस की जो संगमरमर की मोहर है वो कहाँ से मिली है, लोथल से मिली है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। फारस की जो संगमरमर की मोहर है वो कहाँ से मिली है, लोथल से मिली है। अगर फारस की मोहर लोथल से मिली है, इसका मतलब हम अंदाजा लगा सकते हैं कि फारस और लोथल इन दोनों के बीच में व्यापारिक संबंध रहे होंगे। मेसोपोटामिया की जो बेलनाकार मोहर है वो हमको मिली है मोहनजोदड़ो से, यानी कि एक मेसोपोटामिया की मोहर कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से। फारस की मोहर कहाँ से मिली है, लोथल से। अगर फारस की मोहर लोथल से मिली है, इसका मतलब हुआ कि फारस और लोथल इन दोनों के बीच में व्यापारिक संबंध रहा होगा। और मेसोपोटामिया की मोहर जो मोहनजोदड़ो से मिली है, इसका मतलब हुआ कि मोहनजोदड़ो का मेसोपोटामिया से व्यापारिक संबंध रहा होगा। सबसे बड़ी ईंट कहाँ से मिली हमको, सबसे बड़ी ईंट मिली हमको मोहनजोदड़ो से। आगे चलते हैं अपने महत्वपूर्ण और चीज़ों की तरफ। भारत में मनुष्य संबंधी पहला प्रमाण नर्मदा घाटी से मिला है। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य हमको कोल्डी हवा से मिले हैं। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहलाता है, जो कि कहाँ है, बलूचिस्तान में, पाकिस्तान बलूचिस्तान में एक जगह है मेहरगढ़, जो कि प्रागैतिहासिक काल का सबसे महत्वपूर्ण अन्न उत्पादक स्थल कहलाता है। हम लोग बात कर चुके हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में सर्वाधिक स्थल जो खोदे गए थे वो कहाँ खोदे गए थे, गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी मानी जाएगी, तो सबसे बड़ी इमारत मानी जाएगी अन्नागार, जो कि हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। अगर ऑप्शन में गोदीवाड़ा दे रखा है
तो गोदीबाड़ा राइट आंसर है। अगर गोदीबाड़ा नहीं दे रखा है तो क्या राइट आंसर है? अन्नागार। स्वास्तिक जो चिन्ह है वो किसकी देन है भाई? स्वास्तिक चिन्ह किसकी देन है? सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। कौन सा वाला? ये स्वास्तिक चिन्ह है ना हमारा, ये भी किसकी देन है? सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये लोहे से परिचित नहीं थे और मंदिर, सिंह और तलवार, इस सब का हमको कोई उल्लेख यहाँ पर नहीं मिलता है। ना तो यहाँ पर हमको मंदिर का उल्लेख मिलता है, ना ही शेर का मिलता है और ना ही तलवार का मिलता है। और आग में पकी हुई मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? टेराकोटा कहते हैं। सवाल भी पूछा गया है कि आग में पकी हुई मिट्टी को आग में पका करके जो मूर्तियां बनाते थे उसको हम लोग कहते थे टेराकोटा। ये सारे के सारे फैक्ट, सारे के सारे स्थल जहाँ से इंपॉर्टेंट बातें थी, जो चीज़ें थी, वो हम लोगों ने देखी हैं और एक एक फैक्ट पर हम लोगों ने चर्चा की है कि कहाँ से हमको क्या क्या मिला है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है मित्रों वो हमारा खत्म होता है। अगला जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैदिक सभ्यता, उस पर हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।